शुरुआत इस बुलेटिन की करेंगे 25 बड़ी खबरों के साथ। हमले की आशंका के बीच अतीक और अशरफ हत्याकांड के शूटरों को नैनी जेल से प्रतापगढ़ जेल भेज दिया गया है। जेल प्रशासन ने जताई थी हमले की आशंका। प्रयागराज हत्याकांड के शूटर लवलेश तिवारी के परिजन घर में ताला बंद कर हुए फरार, पुलिस पता लगाने में जुटी। अतीक अशरफ हत्याकांड के शूटरों के परिवार और रिश्तेदारों से होगी पूछताछ। पुलिस की टीमें बांदा, कासगंज और हमीरपुर में मौजूद। प्रयागराज हत्याकांड पर डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने उठाए सवाल, कहा अपराधी से हमदर्दी नहीं लेकिन पुलिस कस्टडी में हत्या सवाल खड़े करती है। अतीक अशरफ हत्याकांड के शूटर सनी सिंह का घर छावनी में तब्दील, पुलिस ने घर के चारों तरफ की बैरिकेडिंग। शराब घोटाले के आरोपी मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत बढ़ी। राउज एवेन्यू कोर्ट ने 29 अप्रैल तक सिसोदिया की हिरासत बढ़ाई। गृहमंत्री शाह पर सीएम ममता बनर्जी ने बड़े आरोप लगाए, कहा गृहमंत्री ने हमारी सरकार गिराने की धमकी दी है, धमकी के लिए इस्तीफा दें अमित शाह। सीएम ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी की मुश्किलें बढ़ रही हैं। सीबीआई ने एसएससी घोटाले में अभिषेक बनर्जी को पूछताछ के लिए समन भेजा। कर्नाटक के बीदर में राहुल गांधी का बड़ा ऐलान, कहा सरकार बनी तो ओबीसी की जनगणना कराएंगे, आरक्षण पर लगे 50% के कैप को भी हटाया जाए। जालंधर लोकसभा उपचुनाव के लिए आप उम्मीदवार सुशील रिंकू ने नामांकन भरा। नामांकन के दौरान सीएम भगवंत मान मौजूद रहे। और दिल्ली के शिक्षकों को ट्रेनिंग के लिए फिनलैंड जाने की मंजूरी न देने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एलजी से मांगा जवाब। आम आदमी पार्टी ने एलजी के फैसले को दी थी चुनौती। यूपी के जालौन में परीक्षा देकर लौट रही छात्रा की गोली मारकर हत्या। बाइक सवार बदमाशों ने थाने से 200 मीटर दूर लड़की को गोली मारी। सड़क हादसे में बाल बाल बचे बिहार के राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर। काफिले में चल रहे वाहन ने ऑटो को मारी टक्कर, 5 लोग घायल। पंजाब सरकार का ड्रग्स तस्करी मामले में बड़ा एक्शन। ड्रग्स तस्करों के साथ संबंध पर पीपीएस अधिकारी राजजीत सिंह को नौकरी से किया गया बर्खास्त। दिल्ली शराब घोटाले में बीजेपी कार्यकर्ताओं का सीएम केजरीवाल के खिलाफ प्रदर्शन। बीजेपी ने केजरीवाल का इस्तीफा मांगा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जातीय जनगणना कराने के लिए पीएम मोदी को लिखा पत्र, कहा सामाजिक न्याय के लिए जातीय जनगणना जरूरी। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर देशव्यापी अभियान चलाएगी बीजेपी। 15 मई से 15 जून तक अभियान। नए वोटर और प्रोफेशनल से संपर्क करेंगे कार्यकर्ता। समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने की मांग का केंद्र सरकार ने किया विरोध। केंद्र की अपील, इस मुद्दे पर दायर सभी याचिकाएं रद्द हो। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को कल पटियाला हाउस कोर्ट में पेश करेगी एनआईए। टेरर फंडिंग समेत कई मामलों में पूछताछ के लिए रिमांड पर लेगी एनआईए। दिल्ली एलजी के दफ्तर से चिट्ठी लीक होने की जांच करेगी विशेषाधिकार कमेटी। जांच के बाद एलजी को नोटिस जारी कर सकती है कमेटी। दिल्ली मेयर और डिप्टी मेयर चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी की शैली ओबराय और मोहम्मद इकबाल ने किया नामांकन। 26 अप्रैल को होगा चुनाव। बिहार के मोतिहारी में जहरीली शराब से मौत का आंकड़ा बढ़ा। अब तक 32 से ज्यादा मौत हुई। कई लोगों का अब भी इलाज चल रहा है। जहरीली शराब से हुई मौतों पर सीएम नीतीश कुमार का ऐलान, कहा पीड़ित परिवारों को 4 लाख रुपए की आर्थिक मदद देगी सरकार। महाराष्ट्र में गर्मी से 11 लोगों की मौत, 24 लोग बीमार। नवी मुंबई में खुले मैदान में हो रहे कार्यक्रम में शामिल हुए थे लाखों लोग। इंदौर में सूखा गीला कचरा अलग करने को लेकर विवाद। शख्स ने निगम कर्मियों पर रिवॉल्वर तानने और हवाई फायरिंग का वीडियो वायरल हुआ। अतीक अशरफ के हमलावरों की जेल बदली गई है, ये बड़ी खबर इस वक्त। अतीक अशरफ हत्यारे नैनी जेल से प्रतापगढ़ जेल शिफ्ट किए गए हैं।
प्रतापगढ़ जेल में कड़े सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। नैनी जेल में अतीक का बेटा अली अहमद बंद है और इसी वजह से ये शिफ्टिंग हुई है। तीनों हमलावरों को नैनी जेल से शिफ्ट किया गया है। अतीक अहमद और अशरफ के हमलावर लवलेश तिवारी, अरुण मौर्य और सनी को प्रयागराज के नैनी सेंट्रल जेल से प्रतापगढ़ जिला जेल में शिफ्ट कर दिया गया है। ऐसा सुरक्षा के लिहाज से किया गया है। दरअसल अतीक अहमद का बेटा अली अहमद नैनी जेल में बंद है, इसलिए पुलिस को डर है कि जेल में हमलावर लवलेश तिवारी, अरुण मौर्य और सनी की जान को खतरा हो सकता है और अतीक के शूटर इन हमलावरों को टारगेट कर सकते हैं। लिहाजा पुलिस ने तीनों आरोपियों को प्रतापगढ़ जेल में शिफ्ट किया है। अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या करने वाले तीनों शूटर अरुण मौर्य, सनी सिंह और लवलेश तिवारी को पुलिस ने प्रयागराज कोर्ट में पेश किया था। पुलिस ने कोर्ट से रिमांड मांगी थी, लेकिन कोर्ट में इस पर सुनवाई नहीं हो सकी। हालांकि कोर्ट ने तीनों आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत के लिए भेज दिया है। जेल में कैदियों की आपसी झड़प और शूटआउट की खबरें पहले भी आती रही हैं। लिहाजा अतीक के शूटर्स के मामले में पुलिस कोई जोखिम उठाना नहीं चाहती है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक तीनों शूटर्स कॉन्ट्रैक्ट किलर हैं। यूपी एसटीएफ प्रतापगढ़ जेल में तीनों हमलावरों से पूछताछ करेगी। जब तक गुड्डू मुस्लिम की गिरफ्तारी नहीं होती, अशरफ के वो आखिरी शब्द पहेली बने रहेंगे। आखिर अशरफ गुड्डू के बारे में क्या कहना चाहता था, इस रिपोर्ट में देखिए। मेन बात यह है कि गुड्डू मुस्लिम, आखिर अतीक के मन में क्या था, आखिर अशरफ के दिल में क्या था, वो गुड्डू मुस्लिम के बारे में क्या जानकारी देना चाहता था। ये अलग बात है कि अतीक और अशरफ की हत्या के बाद गुड्डू मुस्लिम से जुड़ा राज भी दफन हो गया। मेन बात यह है कि गुड्डू, लेकिन अतीक हत्याकांड पर जो लगातार खुलासे हो रहे हैं, उसमें चौंकाने वाले तथ्य सामने आ रहे हैं। वो तथ्य क्या है, हमारे संवाददाता पंकज झा की रिपोर्ट देखिए। अतीक अहमद का सबसे भरोसेमंद आदमी, जिसे कहा जाता है सबसे भरोसेमंद शूटर गुड्डू मुस्लिम, उसको लेकर अतीक के मन में क्या चल रहा था, अपनी मौत से पहले वो क्या बताना चाहता था, इसको लेकर तमाम सवाल उठ रहे हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान से जो हथियार आते थे विदेशी, वो उसी के संपर्क के जरिए आते थे। कुछ और भी कहानी है गुड्डू मुस्लिम को लेकर। तो सबसे ज़्यादा चर्चा गुड्डू मुस्लिम को लेकर के है, और वो इसीलिए कि आखिरी वो शब्द अतीक अहमद ने जो कहे वो गुड्डू मुस्लिम के लिए। कैमरामैन निशांत के साथ पंकज झा, TV9 भारतवर्ष, प्रयागराज। और तमाम पुलिस टीमें इस वक्त इसी गुड्डू मुस्लिम की तलाश में जुटी हैं और जानकारी ये मिल रही है कि गुड्डू मुस्लिम की लोकेशन मिल गई है। कर्नाटक में गुड्डू मुस्लिम की लोकेशन मिली है। उमेश पाल हत्याकांड में आरोपी है गुड्डू मुस्लिम और इस हत्याकांड को अंजाम देने के बाद से ही लगातार फरार चल रहा है। अतीक और अशरफ की हत्या के बाद अब अतीक की पत्नी शाइस्ता और अतीक का बेहद करीबी और खास गुड्डू मुस्लिम ऐसे राजदार हैं जो अशरफ की अधूरी बात की पहेली सुलझा सकते हैं। उमेश पाल हत्याकांड के मुख्य आरोपी गुड्डू मुस्लिम की नई लोकेशन सामने आई है। गुड्डू मुस्लिम की आखिरी लोकेशन कर्नाटक में पाई गई है। उमेश पाल मर्डर केस के बाद गुड्डू मुस्लिम और असद एक साथ फरार हुए थे, फिर दोनों अलग हो गए। उसके बाद अतीक के बेटे असद और शूटर गुलाम को एसटीएफ ने झांसी में एक मुठभेड़ में मार गिराया था। बताया जाता है कि गुड्डू मुस्लिम पर सबसे ज्यादा भरोसा करता था अतीक। मरने से पहले अशरफ ने लिया था गुड्डू मुस्लिम का नाम। पुलिस गुड्डू मुस्लिम को पकड़ने की कोशिश कर रही है। देसी बम बनाने के लिए माहिर है गुड्डू मुस्लिम। बम बनाने की वजह से गुड्डू बमबाज भी कहा जाता है। हालांकि गुड्डू मुस्लिम के इस नए लोकेशन की पुष्टि पुलिस ने नहीं की है, लेकिन अशरफ की अधूरी बात को पूरी करने के लिए अब गुड्डू मुस्लिम की अहमियत पहले से ज्यादा बढ़ गई है। अतीक के काले कारनामे पर एक महिला ने खुलासा किया है। पति को गायब कर जमीन अपने नाम कर ली। पत्नी और बेटे को जान से मारने की दी थी धमकी। 1989 के केस से आज उठा है पर्दा। कोई 30-35 सालों तक किसी के खिलाफ, जिसके खिलाफ कोई शासन प्रशासन कुछ भी नहीं उठता था, वो महिला खड़ी रही, उसको गोली भी लगी, परिवार के सदस्य गायब भी हुए, लेकिन महिला झुकी नहीं। आज हम इस बात की चर्चा इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि अतीक अहमद और अशरफ दोनों की हत्या हो चुकी है, लेकिन कुछ ऐसी कहानियां हैं जो वाकई बताती हैं कि अगर आप सच के रास्ते पर खड़े रहें तो खड़े रहें। सूरज कली जी हमारे साथ। सबसे पहली बात क्या हुई थी, कुछ याद आ रहा है आपको? कैसे शुरुआत हुई थी? शुरुआत यही है कि मेरे पति पढ़े लिखे तो रहे नहीं हैं। एक सोसाइटी बनाए श्रीवास्तव मानिकचंद, तो वो जो है तो सोसाइटी जब बनाए तो
आए कब्जा लेने यहाँ। तो जब कब्जा लेने आए तो मैं कब्जा अपने गांव वाले के संजोग से जानने पाए। मैं यहाँ के बहू बेटी हूँ। जब जानने पाए तो उन्हें वो लोग कहें ठीक है हम आ रहे हैं। सब लोग गांव वाले आए तो कब्जा मैं नहीं लेने दी। 1989 की 1989 की बात है। कब्जा लेने के खुद अतीक आ गए थे यहाँ? कब्जा बाद में लेने आए थे। पहले मुकदमा चला है ना, फिर जब मुकदमा चला तो फिर उसके बाद मुकदमा कैसे हुआ? तो मुकदमा जब सोसाइटी वाले से जब चला तो एक फर्जी नाम का अपना बना लिए। अब उनका तो मिली भगत रही है। और अच्छा, मतलब ये जो इलाके में सारी ज़मीन है ना, वो किसी सोसाइटी, हाँ 12.5 बीघा, वो उन लोगों ने फर्जी नाम पे ले ली। हाँ फर्जी नाम पे। और फिर मेरे पति नहीं आए। नहीं आए मतलब? मैं सोचे कि आएंगे फिर नहीं मिले। तो उनका आदमी आने लगे, विधायक हो गए जो कि रहे। तो कहीं चलो विधायक जी बुलाएं, विधायक जी बुलाए हैं। विधायक जी जो है तो उन्हें रोज ही ना उनका आदमी आवे, अच्छे रफात पठुए बुलाने आवे। तो मजबूर होके नहीं पड़ा। तो जब वहाँ गए तो वहाँ जो है तो कहे ना कब से बुलवाई थी, कौन रोड टंगिया उठा ले आएंगे। कब से बुला रहे हैं और बुलवाई थी, हमारा आदमी नहीं बताते। कहा हमको नहीं पता भैया कि आप कहे बारे बुलाए नहीं। कहीं ना ऐसा है कि जैसे तुम्हारे पति नहीं आए उसी तरीके तुम और तुम्हारे बच्चों नहीं दिखाएंगे, और नहीं चुपचाप डाल लो, और नहीं जैसे मुर्गी जबे कर दिया जाता हो इन तरह जबे कर देंगे। जैसे क्या कर दिया जाता है? अरे मुर्गी जैसे हलाल कर दिया जाता है वैसे हलाल। तो उन्होंने घर पे बुलाया था कि अपने ऑफिस से बुलाया था? तो सादा कागज में अपना लिखा। अरे सब कुछ है। वो विधायक 5 बार विधायक भये जो है तो 1 बार सांसद हुए, तो क्या नहीं कर सकते हैं। जब वो जेल में बुला कर के नहीं सब कुछ कर लेते हैं। मोहित जायसवाल का मारे पीटे। यहाँ आप लोग मीडिया वाले हैं, आप लोग खुद ही समझदार हैं, खुद ही देखते हैं। तो इसी तरीके में झुकी नहीं हूँ। मुकदमा में अपना दायर करे रही आई हूँ। मेरा साथी एक भाई रहता था, भाई का मोरे जो है तो करंट लगा दिए, मारे पीटे, करंट छुआ के मारे। मेरा भाई साथे में रहा वहाँ भी। कहाँ पे करंट छुआ के मार दिया? जो है तो उन्हें खंभा जब लगवाए तब वो गए और वहाँ साथे में रहा। इसी कैंपस में? और हाँ आगे है वह खंभा रहा है। तो जो है तो उन्हें वो करे, अमरूद की बाग रही है, हर चीज़ का पेड़ रहा है, कटहरा आम आज भी देखो पड़ा है और आगे हुआ है। नहीं, हम ये कह रहे थे भाई को जो करंट लगा दिया था तो वो क्या उस वक्त अतीक अहमद भी यहाँ थे? अतीक अहमद यहाँ नहीं थे। अभी नहीं मैं बताना चाहती हूँ, बताऊंगी कि कौन किया। बता दीजिए, अब नहीं बताएंगे कब बताएंगे? एक शुभ नारायण है ले हैं वही गए, और मुकेश लड़का के नाम मुकेश्वर, और शुभ नारायण मौर्य। ये लोग उन्हीं के आदमी थे? हाँ वो लोग वही के आदमी हैं। इसी तरीके हैं आदमी। तो वो कहें जब गोली चली है तब वही थे। अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन अब भी फरार है। उसके घर पर जब से बुलडोजर चला है पूरा घर सूना पड़ा है, घर के अंदर सामान बिखरा पड़ा है। ये रिपोर्ट देखिए। शाइस्ता पर उसमें अतीक अहमद के साथ मिलकर उमेश पाल की साजिश रचने का आरोप। तो ये घर बुलडोजर से गिरा दिया गया। दाहिनी में जो घर है ये लिखा हुआ है नाम मोहम्मद हारून, पूर्व उत्तर प्रदेश पुलिस। यानी ये शाइस्ता के पिता का घर है, और ये घर और इसके ठीक सामने ये है घर। आइए हम चलते हैं कि आखिर शाइस्ता गई कहाँ। ये घर है बिल्कुल खाली पड़ा हुआ सा, धूल गर्द, ऐसा लगता है कि बहुत दिनों से इस घर में कोई नहीं आया है। हालांकि किसी का प्राइवेट घर है। देखिए क्या हालत है। लोग लगता है कि घर को जल्दबाजी में छोड़कर चले गए हैं। ये सोफ़ा सेट वगैरह, ड्राइंग रूम, इस तरीके से सारे सामान बेतरतीब पड़े हुए हैं। ये घर का एक और आंगन का हिस्सा है। ये जो यहाँ लॉ की किताबें मुझे दिख रही हैं
ये बाहर का कमरा होगा मेरे ख्याल से। फिर पुलिस भी यहाँ आई थी शाइस्ता की तलाश में। ये किताबें वगैरह हैं, कुछ भी सीडीज वगैरह दिख रही हैं, कुरान की हैं। बीएसपी जो आखिरी शाइस्ता परवीन बीएसपी में ही हैं, तो ये और मेयर का चुनाव भी लड़ना चाहती थी वो, तो ये बीएसपी का जो पट्टा है वो भी यहाँ पड़ा हुआ है। और ये उसके पिता हारून का घर है। ये पूरा घर इसी तरीके से, कोई नहीं है यहाँ पर, ऐसा लग रहा है। पुलिस आई थी शाइस्ता के तलाश में। देखिए सब्जियाँ वगैरह पड़ी हुई हैं, सब कुछ ऐसे लगता है कि बहुत घर का कोई सदस्य यहाँ नहीं है। यहाँ पर अंदर में पता नहीं कहाँ गए हैं, क्योंकि सबको इस बात का डर रहता है कि शाइस्ता को ढूंढने के लिए उससे पूछताछ की जाएगी। ऊपर का मकान भी है और ये शाइस्ता के मायका कह सकते हैं, वो है ये घर। हम ये बाहर के कमरे में आते हैं, ऊपर में भी सीढ़ियाँ हैं यहाँ पर। एक बार चलकर देखने की कोशिश करते हैं कि क्या कोई मिलते हैं जिनसे शाइस्ता के बारे में पूछा जा सके। देखता हूँ मैं, यहाँ भी मुझे कोई है क्या? हमने आवाज़ दी है लेकिन कोई नज़र नहीं आ रहा है। एक बार फिर मैं कोशिश करता हूँ, कोई है? ताला लगा हुआ है। ये डाइनिंग टेबल सब कुछ ऐसा लगता है कपड़े निकाल के कोई ले गया या फिर सामान इस तरीके से कर दिया गया है। पुलिस की लाख कोशिशों के बावजूद शाइस्ता अभी तक ना तो पुलिस को मिली है ना एसटीएफ को मिली। पति की पत्नी शाइस्ता परवीन अब तक फरार है। 53 दिन से पुलिस की पकड़ से वो दूर है और लेडी डॉन शाइस्ता को पुलिस तलाश रही है। उमेश मर्डर केस में अहम आरोपी माफिया अतीक और अशरफ मिट्टी में दफन हो चुके हैं। अब इस केस में 53 दिनों से फरार चल रही अतीक की पत्नी शाइस्ता की तलाश है। सवाल पूछे जा रहे हैं कि शाइस्ता को हथकड़ी कब लगी। बेटे और पति की मौत के बाद क्या अब शाइस्ता डर की वजह से सरेंडर कर देंगी? क्या पुलिस अब फरार शाइस्ता की तलाश के लिए अपना शिकंजा और बढ़ाएगी? शाइस्ता परवीन आखिर किस सेफ हाउस में छिपी? कल अतीक और अशरफ को दफनाए जाने के वक्त उसके कब्रिस्तान पहुंचने की खबर उड़ी, लेकिन उसने जनाजे से ही दूरी बनाकर रखी। शाइस्ता की पूरी क्राइम कुंडली जान लीजिए। उमेश हत्याकांड के साजिश का आरोप, शूटर्स को 1-1 लाख देने का वो इल्जाम, लेडी डॉन पर 50,000 का इनाम घोषित। उमेश पाल की पत्नी जया ने शिकायत की। 24 फरवरी को उमेश हत्याकांड के बाद से शाइस्ता फरार हैं। उनकी कई शूटरों के साथ तस्वीरें भी आईं। इस फरारी के दौरान उनके बेटे असद, पति अतीक अहमद और देवर अशरफ की मौत हो चुकी है। शाइस्ता के 2 बड़े बेटे जेल में हैं और 2 छोटे बेटे नाबालिग हैं और 2 छोटे नाबालिग बेटे बाल सुधार गृह में हैं। और अतीक की पत्नी शाइस्ता की चिट्ठी भी अब सामने आई है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को लिखी गई चिट्ठी को लेकर यह बड़ी खबर है, जहां दीपावली के मौके पर शाइस्ता ने सीएम योगी को ये चिट्ठी लिखी। शाइस्ता ने बेटे पर फर्जी केस की शिकायत की थी। शाइस्ता ने सीएम योगी से मिलने का वक्त भी मांगा था। तो दिवाली के मौके पर शाइस्ता ने जिस तरीके से सीएम को यह चिट्ठी लिखी, उसको लेकर यह सबसे बड़ी खबर है, जहां बेटे पर फर्जी केस की शिकायत को लेकर यह बड़ी खबर आ रही है। हालांकि आपको बता दें, सीएम योगी से मिलने का वक्त भी शाइस्ता ने मांगा था। ये वही चिट्ठी अब हम आपके सामने रखेंगे, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ को लिखी गई इस चिट्ठी को लेकर सबसे बड़ी खबर आई है। और ये उसमें क्या लिखा गया है, मैं चाहूंगी अगर पॉसिबल हो तो इसे थोड़ी देर के लिए आप पॉज कर दें, क्योंकि फर्जी मुकदमे की यहां पर बात कही जा रही है। विरोधियों से मिलकर बहुत पैसा लेकर मेरे बेटे के खिलाफ फर्जी मुकदमा लिखवाया और इसमें एक पुलिस अधिकारी के जिक्र किया गया है जिसकी रिटायरमेंट की बात कही गई है। इन लोगों ने मिलकर मेरे बेटे के खिलाफ फर्जी मुकदमा लिखवाया और तुरंत इनाम घोषित करने से उसे जेल भेज दिया। और यही अधिकारी अब मेरे बेटे के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई करना चाहते हैं। ये उस चिट्ठी का एक अंश हमने आपको पढ़कर बताया है, जिसमें शिकायत के लिहाज से ये बड़े आरोप लगाए गए हैं एक ऑफिसर पर। हालांकि ये पूरी चिट्ठी हम यहां पर पढ़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि फर्जी क्यों जेल में है, ऐसा करने वालों को दंडित करिए। यहां का प्रशासन झूठे झूठे मुकदमे कायम करके एक तरफा कार्रवाई करके केवल टेलीविजन पर अखबारों में खबर चलवाकर आपको खुश करना चाहते हैं। मेरे पति का कहना है कि माननीय योगी भी किसी के भी दबाव में नहीं आते हैं, तो कृपया हमको मिलने का टाइम दीजिए। हम भी मुस्लिम समाज से हैं, पसमानदा मुस्लिम समाज से, और आप सबके मुख्यमंत्री हैं। और ये भी सच है कि पूरे हिंदुस्तान में हिंदुत्व का सबसे बड़ा चेहरा आप हैं। लिहाजा आप बिना भेदभाव और दबाव के मुझसे मिलने का
टाइम दीजिए। ये बड़ी बातें इस चिट्ठी के तहत सामने आ रही हैं। एक और बड़ी बात यहाँ आपने हिंदू मुसलमान की पॉलिसी और अपने एजेंडे के तहत काम कर रही मुझसे शिकायत यह है कि मेरे 18 से 20 साल के पढ़ने वाले छात्र बच्चे जेल भेजे जा रहे हैं। मेरा बेटा अली जो कि 18 साल का है और अभी 12वीं क्लास पढ़ के यूनिवर्सिटी में लॉ में एडमिशन लेने जा रहा था, उसको सस्ती लोकप्रियता के लिए यहाँ के कुछ पुलिस अधिकारियों, जिसमें प्रमुख रूप से प्रयागराज भी शामिल हैं, आईजी प्रयागराज शामिल हैं, उन्होंने हम लोगों के विरोधियों से मिलकर बहुत पैसा लेकर मेरे बेटे के खिलाफ फर्जी मुकदमा लिखवाया है। एक पुलिस अधिकारी का वो बार बार जिक्र कर रही हैं जो रिटायर होकर चुनाव लड़ना चाहते हैं। इन लोगों ने मिलकर मेरे बेटे के खिलाफ फर्जी मुकदमा लिखवाया है, तुरंत इनाम घोषित करके उसे जेल भेज दिया और यही अधिकारी अब मेरे बेटे के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई करना चाह रहे हैं। हमारे सहयोगी विपिन इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। विपिन, मैं आपसे सबसे पहले ये जानना चाहती हूँ, इस चिट्ठी में क्या बड़ी बातें और बार बार एक ऑफिसर का जिक्र किया जा रहा है ये कहते हुए कि फर्जी मुकदमों के तहत फंसाने की ये साजिश थी? देखिए, शाइस्ता ने ये लेटर दिवाली के आसपास लिखा था और ये वही दौर था जब एक बार जेल में पेशी करने के दौरान अतीक को लाया जा रहा था और जब मीडिया ने सवाल पूछा यह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बारे में, तो उस समय अतीक ने कहा था कि वो बहादुर व्यक्ति हैं। पहले इस चिट्ठी का मजमून पढ़ेंगे जब आप, तो शाइस्ता अपने पति का जिक्र करती है, योगी आदित्यनाथ की बहादुरी का जिक्र करती है, उनकी ईमानदारी का जिक्र करती है और उसके बाद आरोप पर आरोप लगाती है। पहला आरोप बीजेपी के एजेंडे को लेकर लगाती है, जैसा आरोप लगता है कि हिंदू मुसलमान वाली पार्टी है, हालांकि ये शाइस्ता के आरोप है। इसके बाद अपने बेटे के बचाव में वो तरह तरह की दलीलें देती है। जो पुलिस अधिकारी प्रयागराज में तैनात रहते हुए अतीक और अतीक के पूरे साम्राज्य के खिलाफ उसने हल्ला बोला और एक एक करके तमाम मुकदमे दर्ज करवाए, क्योंकि अतीक जब पिछली सरकारें थी तो सरकार कार्रवाई नहीं करती थी और तमाम पुलिसकर्मी सरकार के फैसलों के आगे घुटने टेक कर बैठे होते थे। उस दौरान अगर कोई पहुंचता भी था तो पुलिसकर्मी उसको मारकर भगा देते थे। सरकार ने जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई और उसके बाद तमाम लोग बाहर निकलने की हिम्मत की जब सरकार बदली और उसी के तहत न सिर्फ अतीक अहमद, अशरफ अहमद, बल्कि उसके लगभग 3-4 बेटों के खिलाफ इस तरह के मुकदमे आए। और आप सोचिए, अगर शाइस्ता की बातों में दम भी है, अगर मान लिया जाए एक असद को बाहर छोड़ा था, उस असद ने क्या किया? दिन दहाड़े दिन के उजाले में गोलियां बरसाता रहा, बम बरसाता रहा, बारूद बरसाता रहा और उमेश पाल जो राजूपाल मामले में और इसके अलावा खुद के अपहरण मामले में सबसे बड़े गवाह थे, उनको दिन दहाड़े गोली मारकर, बम मारकर उनकी हत्या कर दी जाती है। तो अपने बेटे के बचाव में वो उतरी थी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलना चाहती थी। हालांकि इस लेटर के बाद सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया, मुख्यमंत्री ने मिलने का वक्त नहीं दिया और उसके बाद उमेश पाल हत्याकांड हो गया और उसके बाद सिलसिलेवार तरीके से जो घटनाक्रम हुए वो आपके सामने है। तो शाइस्ता का यह लेटर बताता है कि डेस्परेट थी अपने बेटे को बचाने के लिए और उसके बाद जब देखी कि बचाव नहीं हो रहा है तो असद को अतीक का साम्राज्य संभालने के लिए उतारा गया और अतीक के आतंक की दुनिया जो थी उसको उसका योद्धा बन के निकला और उसने उमेश पाल पर वो किया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। और इस बात की जानकारी ऐसा नहीं है कि असद अपनी मर्जी से ये सब कुछ कर रहा था, बल्कि इसमें मौन सहमति शाइस्ता की भी थी और अतीक पूरी तरह से शय दे रहा था कि मेरा साम्राज्य, क्योंकि अतीक को यह पता था कि अब वो बाहर नहीं निकलेगा। उमेश पाल ने गवाही दे दी है, उसको सजा होनी तय है, वो इस बात को जान रहा था। खरीदने की, दबाने की, चुप कराने की बहुत कोशिश हुई, लेकिन जब कोशिश कामयाब नहीं हुई तो उसके बाद ये तय किया गया इसको खत्म कर दो। यही डर चाहता था अतीक, क्योंकि 104 मुकदमे जो दर्ज थे आज तक वो मुकदमे अंत तक या ये कहें कि किसी निष्कर्ष तक इसलिए नहीं पहुंच पाए क्योंकि कोई गवाह अगर कोई मुकदमा दर्ज भी करा देता था तो गवाही करने के लिए किसी की हिम्मत नहीं होती थी। पुलिस वाले, जज, बिल्कुल सही बात है। विपिन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस ताजा जानकारी और अपडेट के लिए। ये पुरानी चिट्ठी सामने आई है जो दीपावली के मौके पर लिखी गई थी शाइस्ता की तरफ से सीएम योगी को। हालांकि सीएम ऑफिस की तरफ से इसका कोई जवाब नहीं आया और ना ही सीएम योगी ने मिलने का वक्त दिया, लेकिन इसमें तरह तरह के आरोप शाइस्ता ने लगाए थे पुलिस अधिकारियों के रवैये को लेकर। अतीक और अशरफ की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से भी कुछ खुलासे हुए हैं। अतीक को 8 और अशरफ को 5 गोलियां लगी थी। हमलावरों ने कुल 18 राउंड फायरिंग की, यह भी क्लियर हो चुका है। माफिया अतीक और उसके भाई को सरेराह कैमरे के सामने मीडिया और पुलिस कर्मियों की भारी मौजूदगी के बीच 3 अपराधियों ने मौत के घाट उतार दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुलासा हुआ है कि अतीक को 8 गोलियां मारी गईं। अतीक के सिर, गले, सीने और कमर में गोली मारी गई। अशरफ पर 5 बुलेट फायर किए गए।
अशरफ के गले, पीठ, कलाई, पेट और कमर पर गोली लगी। 3 गोली अशरफ के शरीर में अटकी थीं, जबकि 2 गोली अशरफ के शरीर के आर पार हो गईं। कुल 18 राउंड गोलियां चली। मौके से गिरफ्तार तीनों हमलावरों ने अतीक और अशरफ पर अंधाधुंध फायरिंग की। उन्हें जब ये पूरी तरह से कंफर्म हो गया कि अतीक और अशरफ अब नहीं बच सकते, तभी फायरिंग की गूंज थमी। सरेंडर कर दिया। तीनों आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। यूपी सरकार ने इस हत्याकांड की जांच के लिए 3 सदस्यीय न्यायिक जांच कमेटी गठन किया है, जो 2 महीने में यूपी सरकार को अपनी रिपोर्ट देगी। और इस बीच अतीक और अशरफ की हत्या के मामले में बड़ी खबर सामने आ रही है। अशरफ ने जताई थी अपनी हत्या होने की आशंका। अशरफ ने कहा था कि जेल में एक अफसर ने मुझे धमकी दी है। अशरफ ने यह भी कहा था कि बंद लिफाफे में है उस ऑफिसर का नाम। बंद लिफाफा मुख्यमंत्री के पास पहुंच जाएगा। मर्डर से पहले अतीक अशरफ के मन में क्या था? क्या उनकी मौत हो जाएगी इसका उन्हें पता चल चुका था। अशरफ ने कहा था कि जेल में एक अफसर ने मुझे धमकी दी थी कि जेल से बाहर निकाल कर मरवा देंगे। अशरफ ने ये भी कहा था कि उस अफसर का नाम बंद लिफाफे में है और अगर उसकी हत्या होती है तो लिफाफा सीएम योगी के पास पहुंच जाएगा। किसी अधिकारी ने क्या कहा है? अधिकारी ने क्या कहा है? अधिकारी का नाम अधिकारी ने क्या कहा है? माननीय चीफ जस्टिस को और इलाहाबाद के चीफ जस्टिस को और माननीय मुख्यमंत्री को मेरा बंद लिफाफा पहुंच जाएगा अगर मेरी हत्या होती है तो। क्या होगा उस बंद लिफाफे में? उसका नाम होगा जिसे धमकी दिया है। किसने धमकी दी है? क्या धमकी दी है? एक बार बता दीजिए। 2 हफ्ते में निपटा दिए जाओगे। 2 हफ्ते में फिर तुमको निकालेंगे जेल से और निपटा दिए जाओगे। किसने दिए? किसने? एक बड़े अफसर ने दिए, मैं उनका नाम नहीं ले सकता। अशरफ पूरी बात बताओ, किस सकता मैं? मेन बात ये है कि गुड्डू मुस्लिम जिस वक्त अशरफ की हत्या हुई उस समय भी वो कुछ कहना चाहता था। खबर है कि अशरफ ने जिस लिफाफे की बात की थी वो पहले अतीक की पत्नी शाइस्ता के पास था। अब परिवार के किसी अन्य सदस्य के पास लिफाफा होने की आशंका है। बड़ा अपडेट यह है कि सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है अतीक अशरफ हत्या का मामला। पुलिस कस्टडी के दौरान हत्या की जांच पर जनहित याचिका दायर की गई है। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की निगरानी में जांच हो, इस बात की मांग इस याचिका में की गई। प्रयागराज में माफिया अतीक और अशरफ की हत्या का मामला देश की सबसे बड़ी अदालत में पहुंच गया। एडवोकेट विशाल तिवारी की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दायर जनहित याचिका में पुलिस कस्टडी और एनकाउंटर में हुई मौत की जांच की मांग की गई। याचिका में यह भी डिमांड की गई कि पूरे मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की निगरानी में हो। हमारे द्वारा एक PIL सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में फाइल की गई है, जिसमें कि जो रिसेंटली स्टेटमेंट दिया गया स्पेशल DGP उत्तर प्रदेश द्वारा कि 2017 से अब तक 183 एनकाउंटर्स किए जा चुके हैं, पुलिस द्वारा अपराधियों को मारा जा चुका है। तो हमने एक एक्सपर्ट कमेटी की मांग की है जिसकी चेयरमैनशिप फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट ऑफ जस्टिस करें। यूपी पुलिस ने शुक्रवार को कहा था कि उसने सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार के 6 साल में 183 कथित अपराधियों को मुठभेड़ में मार गिराया है। इसमें असद और उसके साथी भी शामिल है। अतीक अशरफ मौत की जांच के लिए यूपी सरकार ने फिलहाल 3 न्यायिक आयोग का गठन किया है, जो इलाहाबाद हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज अरविंद कुमार त्रिपाठी के नेतृत्व में कार्य करेगी। न्यायिक आयोग के 2 अन्य सदस्य पूर्व DGP सुबेश कुमार सिंह और रिटायर्ड जज ब्रजेश कुमार सोनी हैं। अतीक और अशरफ हत्याकांड की जांच के लिए योगी सरकार ने एक जांच आयोग का गठन किया है, जिसे 2 महीने में हत्याकांड पर अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपनी होगी। शनिवार रात हुए अतीक अशरफ हत्याकांड से पूरा देश हैरान है। पुलिस की मौजूदगी में जिस तरह से अतीक और अशरफ को 3 हत्यारों ने मार गिराया, अब इलाहाबाद हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश अरविंद कुमार त्रिपाठी के नेतृत्व में 3 सदस्यीय न्यायिक जांच आयोग का गठन किया गया है, जिससे हत्याकांड पर अपनी रिपोर्ट सौंपनी है। सरकार निश्चित रूप से इसकी जानकारी के लिए अच्छा कदम उठाया है। घटनाएं घटती हैं, लेकिन सरकार की जिम्मेवारी है कि सरकार इसको पूरी तरह से देख रेख करे और आगे से इस तरह की पुनरावृत्ति नहीं हो। समाजवादी पार्टी ने जांच आयोग को लेकर क्या कहा है, आपको दिखाते हैं। हम तो ये पूछना चाह रहे थे कि जो उमेश पाल हत्याकांड था उसका कौन सा जांच का कमीशन बनेगा। पाल परिवार के साथ न्याय किसी की हत्या नहीं है, उसके साथ इंसाफ करना वो सबसे बड़ा सवाल था। कौन लोग थे जो सत्ता के संरक्षण में शामिल थे, ये जवाब तो उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की सरकार को देना पड़ेगा। कपिल सिब्बल ने आज एक ट्वीट के जरिए यूपी सरकार पर निशाना साधा। अतीक अशरफ हत्याकांड पर सवाल उठाए। कपिल सिब्बल ने सरकार से 8 सवाल पूछे हैं।
राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने अतीक अशरफ शूटआउट पर सवाल उठाते हुए पुलिस कस्टडी के दौरान हुए हत्याकांड पर सवाल उठाए। कपिल सिब्बल ने पूछा है कि मेडिकल इमरजेंसी के बिना दोनों को रात 10 बजे मेडिकल चेकअप के लिए क्यों लाया गया। कपिल सिब्बल ने सरकार से 8 सवाल पूछे। रात 10 बजे अतीक अशरफ को मेडिकल चेकअप के लिए क्यों लाया गया? जब इन दोनों को अस्पताल ले जाया जा रहा था उस वक्त कोई मेडिकल इमरजेंसी नहीं थी। अतीक और अशरफ को टहलाया जा रहा था। मीडिया में इन दोनों को खुले में क्यों लाया गया? क्या हत्यारे एक दूसरे से अनजान थे? शूटरों के पास 7 लाख से ज्यादा कीमत के हथियार कहां से आए? क्या शूटर पहले से ट्रेन थे? हत्या के बाद सभी तीनों ने सरेंडर कर दिया। कल इस मुद्दे पर कपिल सिब्बल ने TV9 से बात भी की थी। कानून की कोई बात ही नहीं है। अगर आपकी पुलिस कस्टडी में इस तरह से हत्या हो जाए, जब उस शख्स ने ट्रायल कोर्ट में कहा, हायर कोर्ट में कहा, सुप्रीम कोर्ट तक याचिका उसने डाली और कहा कि मेरी जान को खतरा है, तो फिर भी पुलिस की कस्टडी में ऐसी हत्या हो जाए। तो विपक्ष की तरफ से सवाल उठाए जा रहे हैं। अतीक अशरफ हत्याकांड को बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने भी दुखद करार दिया है और कहा है कि सरकार को इस पर सोचना चाहिए। तो वहीं तेजस्वी यादव ने कहा कि जो कुछ हुआ वो पहले से तय था। अतीक अशरफ हत्याकांड को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कई सवाल उठाए हैं। कहा, अपराधियों के सफाई का ये मतलब नहीं कि उन्हें मार दिया जाए। झूठ मूठ के कह दिया कि प्रेस वाला खड़ा होकर पूछ रहा था, तो कहीं प्रेस का लोग ये सब पूछेगा? ये कहीं होता है? देश में दुनिया में कहीं कोई होता है? तो कौन आकर के खड़ा हो गया उस तरह से? तो वहाँ के लोगों को, पुलिस को तो देखना ना चाहिए था पहले से। वहीं बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा कि हत्यारा हत्यारा होता है, उससे हमदर्दी नहीं होनी चाहिए, लेकिन इस तरह कस्टडी में हत्या होना सवाल खड़े करता है। हत्यारा हत्यारा होता है, कोई हमदर्दी नहीं होनी चाहिए, लेकिन इस प्रकार से अगर कोई हत्या करता है कस्टडी में तो सवाल तो उठने लाजमी है। और इस तरह का लग रहा था कि एकदम स्क्रिप्टेड है। अपराधियों का खात्मा होना चाहिए, उसके लिए तरीका है ना भाई, ये कोई तरीका थोड़ी। राहुल गांधी ने कर्नाटक की चुनावी रैली के दौरान कर्नाटक की बीजेपी सरकार को घेरते हुए कहा कि कर्नाटक में 40% कमीशन दिए बिना कोई काम नहीं हो सकता। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के मद्देनजर चुनावी रैलियों का सिलसिला शुरू हो चुका है। कर्नाटक के बीदर जिले के भालकी में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए राहुल ने कहा कि कर्नाटक में बीजेपी को 40% कमीशन सरकार का नारा मैंने नहीं दिया, बल्कि कर्नाटक की जनता ने दिया है। कर्नाटक में बीजेपी को अच्छी तरह पहचानते हो और 40% कमीशन की सरकार नारा मैंने नहीं दिया है, आप लोगों ने दिया है, कर्नाटक की जनता ने दिया है। चुनावी रैली के जरिए राहुल गांधी ने अडानी मुद्दे पर बीजेपी को एक बार फिर से घेरते हुए कहा कि हमारी सरकार सिर्फ कर्नाटक की जनता से वादे करेगी, हमारे वायदे अरबपतियों के लिए नहीं होंगे। ये वायदे अरबपतियों के वायदे नहीं, ये वायदे कर्नाटक के आम जनता के लिए, किसानों के लिए, गरीबों के लिए है। राहुल के 2 दिवसीय कर्नाटक दौरे का आज आखिरी दिन था। 10 मई को कर्नाटक में वोटिंग है और 13 मई को चुनावी नतीजे घोषित किए जाने हैं। आईटीबीपी के कमांडोज को हरियाणा के पंचकुला में हेली स्लेदरिंग की ट्रेनिंग दी जा रही है। दुर्गम स्थानों पर मिलने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए जवानों को इस ट्रेनिंग की खास जरूरत होती है। आसमान में मंडरा रहे हेलीकॉप्टर से उतरकर दुर्गम इलाकों की चुनौतियों से निपटने के लिए इस ट्रेनिंग का अहम रोल होता है। पंचकुला के आईटीबीपी बेसिक ट्रेनिंग सेंटर में आईटीबीपी के 101 पुरुष और 19 महिला कमांडो को हेली स्लेदरिंग की ये ट्रेनिंग दी जा रही है। इसका बहुत बड़ा रोल है। आप दुश्मन की टेरिटरी में जा सकते हैं। कई नक्सल विरोधी अभियान आपने चलाना है, खास तौर पे छत्तीसगढ़ पे, जहाँ पर बहुत ही डेंस फॉरेस्ट है। उस फॉरेस्ट में आप जल्दी उतर सकते हैं। इस ट्रेनिंग के दौरान जवान रस्से के जरिए आसमान में मंडरा रहे हेलीकॉप्टर से जमीन में उतरते हैं। इन जवानों को V-17 1V हेलीकॉप्टर से ट्रेनिंग दी जा रही है। हेलीकॉप्टर हवा में करीब 1 से 2 मीटर की ऊंचाई पर रहता है और जो जवान हैं वो लगातार कूदते हैं और कम ऊंचाई पर कैसे उनको किसी भी मिशन के लिए भेजा जाएगा, ये तमाम इस ट्रेनिंग का हिस्सा है। कमांडोज को ट्रेनिंग के आखिरी दौर में हेली स्लेदरिंग की ट्रेनिंग दी जाती है। ये ट्रेनिंग 72 दिनों की होती है। इसका मकसद जवानों को ऐसी परिस्थिति के लिए तैयार करना है जहां बाय रोड या अन्य साधनों से जाना मुमकिन ना हो। ट्रेनिंग में शामिल आईटीबीपी के कमांडो से हमारे संवाददाता मोहित मल्होत्रा ने खास बात की। जो जवान आप देख रहे हैं, कमांडो ट्रेनिंग का इनका आखिरी हफ्ता है, लेकिन इनका सबसे जो मुख्य पार्ट है हेली स्लेदरिंग, वो अभी फिलहाल ये अपने आखिरी ट्रेनिंग के हफ्ते में पूरा कर रहे हैं। आप ये बताइए कि
एक कमांडो को हर स्थिति के लिए तैयार रहना पड़ता है, ये ट्रेनिंग कितनी खास है? ये सर बहुत खास है। इसमें हर प्रकार से रॉक क्लाइंबिंग, डेमोलेशन, रिवर क्रॉसिंग वगैरह सब सिखाया जाता है। इसमें हम हर परिस्थिति के लिए तैयार रहते हैं सर। यूएसी वेपन अलग अलग प्रकार का फायर होता है सर, बहुत अच्छा लगता है जब हम कुछ नई चीज़ सीखते हैं ज़िंदगी में। ऐसा सोचा नहीं था कि हाँ हम इतना कुछ सीखेंगे। यहाँ आके कमांडो कोर्स बहुत ही अच्छा है, एक अलग से फील आता है, अलग से अंदर से जोश आता है कि हाँ हम कमांडो हैं सर। इस रहे जैसे यूएसी भी हमें सिखाया गया कि हमारे पास वेपन नहीं है तो हमें दुश्मन को कैसे हैंडल करना है। तो अभी आप लाइव हेलीकॉप्टर से उतरी रस्से के सहारे से, तो ये कितना मुश्किल है एक महिला कमांडो के लिए? सर महिला कमांडो के लिए तो खैर थोड़ा नर्वस था पहले, लेकिन अभी करके बहुत अच्छा लग रहा है सर। आप क्या कहेंगी इस आज की ट्रेनिंग के ऊपर? सर मैं तो आज की ट्रेनिंग बात कहूँगी, बहुत अच्छा लगा, मतलब बहुत सीखने को मिला हमको, बहुत एक्सपीरियंस भी मिला। दिल्ली शराब घोटाले को लेकर बीजेपी दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर हमलावर है। दिल्ली बीजेपी ने सीएम केजरीवाल के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया, इस्तीफे की मांग की। सीबीआई ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से शराब घोटाले में 9 घंटे तक पूछताछ की। सीबीआई की पूछताछ को लेकर बीजेपी केजरीवाल पर हमलावर हो गई है और दिल्ली बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। बीजेपी ने दिल्ली शराब घोटाले में केजरीवाल को सरगना बताया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने केजरीवाल के इस्तीफे की मांग करते हुए सीएम आवास के सामने प्रदर्शन किया। पुलिस ने सड़कों पर बैरिकेडिंग लगा रखी थी, भारी पुलिस बल भी तैनात था। प्रदर्शन के दौरान कुछ कार्यकर्ता बैरिकेडिंग पर चढ़ गए, पुलिस ने बड़ी ही मुश्किल से उन्हें नीचे उतारा। सीएम केजरीवाल के खिलाफ प्रदर्शन में प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, सांसद मनोज तिवारी और कई बड़े नेता मौजूद थे। अरविंद केजरीवाल का 50वां स्टेटमेंट होगा जब वो राजनीति में लोगों को छल रहे थे कि छोटा सा भी आरोप लगे तो व्यक्ति को इस्तीफा दे देना चाहिए जब तक जांच पूरी नहीं होती है। आज क्या हुआ? अरविंद केजरीवाल, आपके खिलाफ भ्रष्टाचार के 56 सवाल हैं, अभी और भी बहुत सारे सवाल हैं और हर सवाल पे आप चुप हैं। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने मोतिहारी में जहरीली शराब से हुई मौत पर दुख जताया है। साथ ही नीतीश ने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की मदद का भी ऐलान कर दिया है। हम लोग भी प्रेरित लोगों को करेंगे कि मत पियो, ये कहते। जो नीतीश कुमार अब तक शराब से हुई मौतों पर मुआवजा नहीं देने की ठान चुके थे, मोतिहारी जहरीली शराब कांड के बाद उनका मन बदल गया है। अब राज्य में शराब पीने से मरे सभी लोगों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा, लेकिन शर्तों के साथ। हम लोग भी प्रेरित लोगों को करेंगे कि मत पियो, ये कहते हुए वो अपना भेज देगा कि हम लोगों को तकलीफ है, तो हम लोग सरकार की तरफ से उसके परिवार को हम सोच लिए हैं कि हम 4 लाख रुपया उसको हम मदद कर देंगे, सीएम रिलीफ फंड से हम कर देंगे मदद। मुआवजे का मरहम लगाकर नीतीश भले ही अपनी पीठ थपथपाएं, लेकिन सच यही है कि पूर्ण शराबबंदी के बावजूद राज्य में शराब बिक रही है और जहरीली शराब पीने से आए दिन लोग मर रहे हैं। पीड़ित परिजन इस हालात के लिए सरकार को कोस रहे हैं। दोष यही देंगे ना कि दारू बंद हो गया है, दारू बेचा रहा है, जो दारू बेच रहा है वो पकड़ा ही नहीं रहा है, दारू जो पी रहा है उसको पुलिस पकड़ के ले जाता है, तो पुलिस मिलजुल के काम करवा रहा है ना सब। नासिक में एक चोर मंदिर में ही चोरी करने पहुंच गया और सुरक्षा गार्ड को घायल कर सोने और चांदी के आभूषण लेकर फरार हो गया। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। 60 सेकंड में देखिए ये रिपोर्ट। महाराष्ट्र के नासिक जिले में एक चोर चोरी करने के लिए भगवान के घर ही पहुंच गया। एक प्रसिद्ध गणेश मंदिर में चोरी करने का वीडियो सामने आया है। सीसीटीवी फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि मंदिरों का शहर कहे जाने वाले नासिक के गणेश मंदिर में एक चोर दाखिल होता है। मंदिर में चोर को तड़के दाखिल होता देख एक सुरक्षाकर्मी उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन चोरी पर आमदा वो चोर सुरक्षाकर्मी पर हमला कर देता है। चोर ने सुरक्षा गार्ड के सिर पर रॉड से ताबड़तोड़ हमला किया और अधमरा कर देता है। घायल सुरक्षाकर्मी नीचे गिर जाता है। उसके बाद वो चोर तेजी से मंदिर की ओर भागता है और दरवाजे का शीशा तोड़कर अंदर गणेश की प्रतिमा के पास पहुंचता है। देखिए चोर किस तरह से गणेश भगवान की प्रतिमा को पहनाए गए आभूषण को उतार रहा है, लेकिन भागने की कोशिश में चोर गिर पड़ता है। उसके बाद उठता है और फरार हो जाता है। पूरी घटना मंदिर में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई है। बहरहाल सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए आरोपी चोर को गिरफ्तार कर लिया है। इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। शाइस्ता पर अतीक के वकील का बड़ा बयान सामने आया है। शाइस्ता परवीन अभी सरेंडर नहीं करेगी,
ये वकील का दावा है। अतीक के वकील ने ये बड़ा बयान दिया है कि शाइस्ता अभी सरेंडर नहीं करेगी। पहले उसके अपने बेटे के जनाजे में शामिल होने की खबरें सामने आ रही थी, उसे दफनाने के वक्त सरेंडर कर सकती है शाइस्ता, ऐसी खबरें सामने आ रही थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और अब ये साफ कर दिया है वकील ने कि शाइस्ता फिलहाल सरेंडर नहीं करने जा रही है। हमारे रोविंग एडिटर पंकज झा ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। पंकज, क्या जानकारी मिल रही है कि शाइस्ता फिलहाल सरेंडर नहीं करने वाली? प्रतिमा, देखिए, अभी विजय मिश्रा अतीक अहमद के वकील है और पिछले 3-4 दिनों से लगातार आ रही थी इस तरह की खबरें कि शाइस्ता जो है कभी भी सरेंडर कर सकती है। तो इस बारे में विजय मिश्रा ने कहा कि 4-5 दिन पहले तक वो शाइस्ता के संपर्क में थे और सरेंडर करने की जो प्रक्रिया होती है उसको लेकर अगर देखिए तो सरेंडर करने का कोई प्रस्ताव नहीं है, बिल्कुल सरेंडर नहीं करेंगी। जब वो अतीक अहमद के सुपुर्दे खाक और असद के सुपुर्दे खाक के वक्त नहीं आई है तो कोई सरेंडर करने की बात कहीं से भी नहीं है, ना ऐसा परिवार की तरफ से कोई मैसेज है। जी, बहुत शुक्रिया पंकज झा इस तमाम जानकारी के लिए। तो ये वकील की ओर से, विजय मिश्रा की ओर से साफ कर दिया गया है कि शाइस्ता परवीन अभी सरेंडर नहीं करेंगे।